अगले दिन स्कूल में राजा ने मुझे ज़बरदस्त झाड़ पिलाई कि मैं कल शाम क्या करने चला था। मैं चुपचाप इसकी और भाले की डांट सुनता रहा, लेकिन मैं करता भी क्या? कोई वजह आपी को तंग करे और मैं चुपचाप बैठा देखता रहूं? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। बाले ने भी अपने बड़े भाई को सुनाई कि जाने कब इनकी इस मुसीबत से जान छूटेगी। बाले का कहना था कि अगर कल इसे वक्त पर इतला मिल जाती तो वो कम से कम किसी एक को तो गिरा ही लेता। बाला कल शाम इस जायवों पर मौजूद नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि वो सच कह रहा था। उसे अगर हम सबके साथ अपने भाई से लड़ना पड़ता तो वो कभी ना चौंकता। इसने मुझे और राजा को मशवरा दिया कि अब हम तीनों को एक एक चाकू खरीद कर अपने बस्तों में रख लेने चाहिए, ताकि अगली बार ऐसा कुछ हो तो हम भी पूरी तरह मुसल्ले हों। हम तीनों यही बातें करते हुए स्कूल से वापसी पर मोहल्ले में दाखिल हुए तो फजलू बाबा नजर आए, जो मुझे ढूंढ ही रहे थे। कहने लगे, वजू आपी का हुक्म है कि खाना खाकर सीधा इनके हाजिरी दूं। मैंने बस्ता वहीं पर राजा के हवाले किया और खुद इसी वक्त वजू आपी के घर की तरफ दौड़ लगा दी। वजू आपी घर के सहन में ही फूल की क्यारी में अपना पसंदीदा काले गुलाब के पौधे के पास आरामदायक कुर्सी डाले मुतफक्कर सी बैठी थी। वो घर के आम कपड़ों में मलबूस थी। इसका मतलब था कि वो आज कॉलेज नहीं गई होंगी। मुझे देखते ही वो तेजी से उठी और जल्दी से मेरी जानिब लपकी। आदि, तुम ठीक तो हो ना? मैं इनकी फिक्र देकर हंस पड़ा। अरे मुझे क्या होना था, भला चंगा तो हूँ। फिर जाने ने क्या हुआ। उन्होंने मेरा चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और तकरीबन रो देने वाले लहजे में बोली, कल क्या हो गया था तुम्हें? ये क्या बेवकूफ़ी थी? हाँ, जानते नहीं वो कितने गंदे हैं। तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे गुस्सा आ गया। जो कोई भी मेरी वजह आपी को सताएगा मैं इसे बिट जाऊंगा, चाहे वो जो भी हो। वजह आपी की आंखों में अब बाकायदा आंसू आ गए। नहीं आदि नहीं, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। पहले तुम पढ़ लिख कर बड़े हो जाओ, फिर तुम्हारी वजह आपी को कोई तंग नहीं करेगा। लेकिन तब तक आदि सिर्फ पढ़ाई करेगा और कुछ नहीं। बोलो वादा। वजह आपी ने हस्बे आदत मुझसे वादा लेने के लिए अपनी हथेली आगे बढ़ाई। कुछ देर में वजह आपी ने मुझसे रूठे हुए लहजे में कहा कि आदि की दोस्त से वादा मांग रही है, लेकिन वो वादा नहीं कर रहा। मजबूरन मैंने भी अपनी हथेली इनके हाथ पर रख दी। अच्छा वादा? वजह आपी मुस्कुराई। पक्का वाला? हाँ पक्का, पूरा वादा। फिर जब मैंने वजह आपी को बताया कि इनकी मदद के लिए सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि राजा, गुड्डू, नन्नू, पप्पू सभी एक के बाद देख मेरे पीछे भागे, तो हल्के से हंस दी और उन्होंने मुझसे मेरे तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करने को कहा और इन सब के लिए बहुत सी ईरानी शेक बबल गम भी दी। मैंने इन्हें इनके घर जाने के बाद उल्लू और ताहिर भाई के दरमियान हुई मुख्तसर सी झड़प के बारे में भी बता दिया। इस दिन जिंदगी में पहली मरतबा मैंने खुद इनके सामने ताहिर भाई का जिक्र किया था। जाने क्यों, जब ताहिर भाई ने मुझे दौड़ते हुए उचक लिया था और खुद उल्लू के सामने खड़े हो गए थे, इसी लम्हे से मेरे दिल में इनके लिए एक अनजानी सी इज्जत पैदा हो गई थी। और इस दिन मैंने शायद ये महसूस कर लिया था कि वो वजह आपकी हिफाजत करने की अहलियत भी रखते हैं। और जब तक मैं बड़ा होकर खुद वजह आपी की ढाल नहीं बन जाता, तब तक मुझे इस बात का इत्मीनान हो गया था कि ताहिर भाई इनकी हिफाजत के लिए मौजूद है। लेकिन वजह आपी ताहिर भाई और उल्लू के दरमियान होने वाला मुकालमा सुनकर जाने क्यों बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उन्होंने पहले मुझे जुबानी ताहिर भाई को पैगाम देने का कहा कि वो अपनी हिफाजत करें और उल्लू की जानिब से होशियार रहने की कोशिश करें, लेकिन फिर इन्हें जुबानी पैगाम पर भी इत्मीनान नहीं हुआ था। जल्दी से अंदर कमरे से अपनी कापी और पेन उठा लेंगे और सफ़ेद वर्क पर तेज़ी से 2 सतरें लिख दी। आप इन लोगों से दूर ही रहिए। 2 माह बाद आपके फाइनल ईयर के इम्तिहान आते हैं। खुदा के लिए किसी झगड़े में खुद को मुलव्वस ना कीजिएगा। यही मेरी आपसे इल्तिजा है, आपकी शागिर्द। वजह आपी ने जल्दी से वो सफ़ा कापी से इलादा की और मेरे हवाले करके ताकीद की कि मैं घर जाने से पहले खुद ताहिर भाई के हाथ में ये रुका थमा कर जाऊँ। और मेरी ज़िंदगी में ये भी पहला मौका था कि मैंने वजह आपी का पैगाम ठीक ठाक ताहिर भाई तक पहुँचा दिया था। ताहिर भाई ने रुका खोलकर पढ़ा और हल्के से मुस्कुराकर मेरे गाल खींचे। अपनी वजह आपी से कहना, जिसका तुम जैसा बहादुर दोस्त मौजूद हो, उससे दुनिया में किसी से भी डरने की और फिक्र की ज़रूरत नहीं। इनसे कह देना कि मैं एहतियात करूँगा। ताहिर भाई के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मेरे कंधे फखर से चौड़े हो गए। ताहिर भाई इतने बुरे नहीं थे जितना मैं आज तक इन्हें समझता रहा हूँ, बल्कि सच तो यह है इस दिन से मुझे काफ़ी माकूल शख्स नजर आए। वजह आपी ने इस दिन के बाद घर से अकेले या फजलू बाबा के साथ निकलना बिल्कुल ख़त्म कर दिया। पता नहीं उन्होंने घर में क्या उज़र पेश किया होगा, लेकिन अब वो कॉलेज के वक्त और कॉलेज से वापसी पर भी गयास चाचा के साथ ही निकलती थी। यूँ उल्लू का इनके घर के इर्द गिर्द मंडलाना भी काफ़ी हद तक कम हो गया, क्योंकि गयास चाचा के गुस्से से सभी वाकिफ़ थे। वो तो मोहल्ले के आम नौजवानों को भी घर के पास या मैदान में ख्वामखा खड़े देकर खुद इनसे पूछ बैठते थे, क्यों मियाँ खैर से खड़े हो, यहाँ कोई काम वगैरह नहीं है करने को क्या? इसीलिए सभी फारिग किस्म के नौजवान इन्हें घर से निकलते या मोहल्ले में दाखिल होते देखकर वहाँ से खिसक जाते थे। बहुत से दिन यूं ही गुजर गए। हमारे शिशमाही इम्तिहान हो चले और ताहिर भाई के फाइनल ईयर के इम्तिहान चल रहे थे। उल्लू भी बहुत दिन से मोहल्ले में आवारागर्दी करते दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हमने भी कुछ इत्मीनान की सांस ली। लेकिन अगले ही दिन पता चला कि हमारा ये इत्मीनान ठीक नहीं है। इस शाम बाला मुझे और राजा को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि सैयद गरदारी मिल की कल्पना देवी बुरी तरह से इस पर आशिक हो चुकी है, लेकिन चूंकि वो इंतहाई मशक़ की लड़की है तो खुद अपने मुंह से इसके लिए अपनी पसंदीदा का इजहार नहीं कर सकती। इस वक्त मुझे और राजा को वो बातें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि इस वक्त मैं और राजा दोनों ही मशक़ी लड़की के औसाफ से नावाकिफ़ थे। बाले ने इस दिन मेरे मुतालिक भी ये फतवा सादिर कर दिया था कि मैं आगे चलकर इंतहाई सच्चा आशिक साबित हूँगा, क्योंकि उसे मेरे अंदर वो तमाम खसूसियत नज़र आई जो इस मनसब शाही के लिए ज़रूरी हो सकती थी। अभी हम बाले से इल्म और दानाई की ये अजीम बातें सिमटने में मसरूफ़ थे कि लो अपने दोस्तों समेत मोहल्ले में दाखिल हुआ। हम तीनों ने उल्लू को देखकर घबरा कर एक दूसरे की जानिब देखा, लेकिन उल्लू गैंग ने हम बच्चों पर कोई खास तवज्जो नहीं दी, बस एक चट्टी सी निगाह डालकर आगे बढ़ गए। सच पूछिए तो ये देखकर मुझे और राजा को ज़रा सा बुरा महसूस भी हुआ कि गोया उल्लू इसके दोस्त हमें किसी खाते में शुमार ही नहीं करते और कुछ कहा भी नहीं। एक लम्हे के लिए रुककर मुझे और राजा से ये तो पूछना चाहिए था कि इस दिन हम इनकी तरफ क्यों भागे थे। हमने बाले
को इनकी टोल लेने के लिए भेजा। बाला पिछली जानब से दीवार टाप कर इनके पिछली जानब की दीवार के पीछे जा छुपा और वापस आकर इसने जो हमें बताया उसे सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। वो तीनों ताहिर भाई से लड़ने के इरादे से मोहल्ले में आए थे। उल्लू का यह इरादा था कि घर से निकलते ही ताहिर भाई को वो तीनों बेखबरी में धाड़ लेंगे और इनको अच्छी तरह सबक सिखाने के बाद वो तीनों शहर से बाहर जाने वाली कोई भी बस या ट्रेन पकड़कर कुछ दिन के लिए रूपोश हो जाएंगे। हम तीनों दमसादे बैठे ताहिर भाई के घर के दरवाजे की जानब देखते रहे और दिल में गुड़गुड़ाकर दवाएं मांगने लेके ताहिर भाई घर से बाहर ना निकले। मैं जानता था कि अगर हमें से किसी ने भी खुद जाकर ताहिर भाई को घर से निकलने से मना किया तो वो ज़रूर बाहर आएंगे। लिहाजा इस वक्त हम सिवाय दुआ मांगने के कुछ और कर भी नहीं सकते थे। आखिर हमारी दुआएं रंग ले आईं। ताहिर भाई शायद अपने अगले दिन के पर्चे की तैयारी में इस कदर मगन थे कि इन्हें घर से निकलने की फुर्सत ही नहीं मिली। उल्लू और इनके दोस्त पहले तो उकताकर सिगरेट पर सिगरेट फूकते रहे, फिर तंग आकर वो कुछ बुड़बुड़ाते हुए वहाँ से चल पड़े। लेकिन इनके इरादों से साफ जाहिर था कि वो मौका मिलने पर दोबारा ये कोशिश ज़रूर करेंगे। राजा ने मुझे मशवरा दिया कि मुझे ये सब कुछ वजह आपी को बता देना चाहिए। हो सकता है इनके जहन में बेहतर तरकीब हो इस मुसीबत से निपटने की। वजह आपी के नाम पर बाले ने मुझे मायने खेज निगाहों से देखा और राजा को मुस्कुराकर कहने लगा, मेरी बातों पर तो तुम दोनों को भूसते हो, पर ये आदि जो कुछ भी करता फिरे इसको तो कोई कुछ नहीं कहता। मैं हैरत से बाले को देखा, क्यों, मैंने क्या किया है? बाले ने ठंडी सी आवारी और राजा की तरफ देखा। लो जी, ये हमसे पूछ रहा है कि इसने क्या किया है। सच बोल राजा, क्या तुझे भी नहीं पता? राजा की समझ में शायद बात कुछ आ गई थी, लिहाजा इसने हंसकर बात टालने की कोशिश की। जाने दे यार बाले, ये तो हमेशा से ही ऐसा है। अब मैं भी अड़ गया। नहीं, मुझे भी तो पता चले मैंने क्या किया है। राजा ने बात टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं बाले की जान को आ गया कि जब तक वो बात नहीं बताएगा हम तीनों में से कोई भी घर वापस नहीं जाएगा, वरना दोस्ती खत्म। आखिरकार बाले ने धीरे से बात खोली दी। सच बता आदि, तुझे तेरी वजह कैसी लगती है? मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, बहुत अच्छी। राजा और बाला दोनों ही मेरे अंदाज पर खिलखिलाकर हंस दिए। बाले ने राजा की तरफ देखकर कहा, बस हम भी तो यही कह रहे हैं कि तुझे तेरी वजह दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, इतनी ही कि तू इसकी खातिर 3 कड़ियल बंदों से लड़ने को भी तैयार हो गया था। तो फिर वजह को बता क्यों नहीं देता कि वो तुम्हें अच्छी लगती हैं? मैं बाले की बात सुनकर छीम सा गया। अरे इसमें बताने की क्या बात है, वो तो खुद पहले ही जानती हैं कि वो मुझे अच्छी लगती हैं। बाले ने जोर से अपना माथा पीट लिया। इसका कुछ नहीं हो सकता बेवकूफ़, जब कोई लड़की अच्छी लगती है तो उसे खास तौर पर बताते हैं कि वो तुम्हें अच्छी लगती है। इस दिन फिल्म देखी थी ना, हीरो ने खुद को सिर्फ इसलिए मारा था कि वो इस वक्त शहजादी को बता नहीं पाता था कि वो उसे अच्छी लगती है। अब मुझे बाले की बात कुछ समझ में आने लगी, लेकिन अभी मैं पूरी तरह बात समझ नहीं पाया था। बाला अभी भी मुझे अहम नुक्ता की बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि इतने में फरहान भैया मुझे ढूंढते ढूंढते वहाँ आ गए और फ़ौरन मुझे अपने साथ घर चलने को कहा, क्योंकि अब्बा ने मुझे खुशखबरी देना थी। मजबूरन मुझे उठकर चलना ही पड़ा। सारे रास्ते में मैं सोच रहा है कि ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो अब्बा मुझे देना चाहते हैं। नई साइकिल दिलवाने से तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था, क्योंकि इनका ख्याल था कि मुझे इनकी सहराब साइकिल पर ही अपना हाथ साफ करना पड़ेगा। मुझे इनकी पुरानी साइकिल मोहल्ले में निकालने से ही बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। सच तो यह है कि साइकिल इतनी ऊँची थी, मैं इसकी गद्दी पर मुश्किल ही पहुँच पाता था और गद्दी पर बैठने के बाद मेरे पाँव पैडल तक नहीं पहुँच पाते थे। इस साइकिल को चलाकर मोहल्ले में मैं सबके मजाक का निशाना बनने से तो बेहतर था कि बिना साइकिल के ही गुजारा कर लूँ। इन्हें सोचा मैं गुम मैं और भैया घर में दाखिल हुए तो अब्बा सहन में बेल के नीचे टहलते हुए मिले। इनके चेहरे से खुशी फूटी जा रही थी और हाथों में कागज थे जिन्हें वो बार बार उलट पलट कर देख रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने अम्मी की जाने खुशी से कहा, लो भाई आ गया तुम्हारा फौजी बेटा। मैंने फ़ौरन पलट कर देखा, लेकिन सहन में तो कोई और नहीं था। मेरे जहन में शक ने पैर फैलाए। इसका मतलब है कि इतने दिन तक इन सब ने मुझसे ये बात छुपा रखी थी कि इनका एक और बेटा भी है जो फौजी भी है। लेकिन कुछ ही लम्हों में ये उगता भी खुल गया कि अब्बा ने फ़ौरन मुझे प्यार से गले लगा लिया। मुझे थोड़ी सी हैरत भी हुई, क्योंकि अब्बा ने कभी यूँ खुलकर मुझे प्यार नहीं किया था। पता ये चला कि मेरा दाखिला किसी फौजी स्कूल कैडेट कॉलेज में हो गया है। इतने हफ्तों से इनकी जिस भागदौड़ को मैं बड़े भैया के लिए समझ रहा था, वो दरअसल इनके लिए नहीं बल्कि मेरे दाखिले के सिलसिले में थी। हमारा बड़े भैया अम्मी कभी मुझे मुबारकबाद देते रहे, प्यार करते रहे, खुशी से शोर मचाते रहे, लेकिन मैं गुमसुम सा खड़ा अब्बा के हाथ में पड़े अपने दाखिले के कागज को यूं देखता रहा जैसे वो मेरी कैद का परवाना था। लेकिन अब हो भी क्या सकता था। 1-1.5 साल पहले मुझे खुद भी कैडेट कॉलेज की बोर्डिंग में जाने, फौजी लिबास पहनने, परेड करते हुए सलूट करके गुजरने का जुनून था। मैं अखबारों से ऐसे कैडेट्स की तस्वीरें काट कर अपनी कापियों में चिपकाता रहता था। खासतौर पर लड़ाका जहाज़ और पायलट तो मेरी कमज़ोरी थे। अब्बा ने मेरे इसी शौक को देखते हुए मुख्तलिफ जगहों पर दरख्वास्तों के अंबार भिजवा रखे थे और आज वो 2 साल बाद इनकी मेहनत टांग ले आई थी। अब्बा की अपनी तनख्वाह तो इतनी नहीं थी कि वो मेरे बोर्डिंग स्कूल के अखराजात बर्दाश्त कर सकते, लेकिन मेरा दाखिला हुकूमत के खर्चे पर मंजूर हो गया था। अब्बा की बेतहाशा खुशी की वजह यही थी कि मैं अपने ख़ानदान का पहला बच्चा था जिसे इतना बड़ा एजाज़ हासिल हुआ था। सब खुश थे, मेरी धूमधाम से रुखसती के मंसूबे बना रहे थे, लेकिन जाने क्यों खुद मेरा अपना दिल डूबा जा रहा था। मेरे लिए ये एहसास ही सुहाने रूह था कि मुझे अपने घर, अम्मी, अपने दोस्तों, अपने मोहल्ले को छोड़कर सैकड़ों मील दूर एक अनजानी जगह पर रहना पड़ेगा। इसलिए में मेरी उदासी का ये आलम था कि मुझे अमारा और बड़े भैया से दूर जाना भी अजाब लग रहा था। मुझे इन दोनों पर भी टूट कर प्यार आ रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि इनमें से कोई तो सिर्फ एक बार ही अब्बा के सामने कह दे कि नहीं, हम अपने आदि को इतनी दूर पढ़ाने के लिए नहीं भेजेंगे, हम इसके बगैर उदास हो जाएंगे। लेकिन अफसोस इनमें से किसी तक मेरे दिल का ये पैगाम नहीं पहुँच सका। और फिर वजह आपी, वो भी तो यहीं रह जाएंगी। मैं इनके बगैर कैसे रह पाऊँगा वहाँ। और फिर आजकल तो इन्हें सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी। अगर मेरे पीछे इस बदमाश उल्लू ने फिर कोई गड़बड़ की कोशिश की तो नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मेरे जहन ने इसी लम्हे इस कैडेट कॉलेज की मुसीबत से जान छुड़ाने के मंसूबे बनाना शुरू कर दिए।
राजा को अचानक बीमार पड़ने के बहुत से नुस्खे मालूम थे। मैंने सोचा कि राजा अगर कोई ऐसा नुस्खा बताए जिससे कम से कम मैं 3-4 हफ्तों के लिए बिस्तर पर पड़ जाऊं। फिर मुझे दादी जान का ख्याल आया। मैंने सोचा इनके सामने जाकर खूब रोना धोना डालूंगा कि ये सब मिलकर आपके सबसे लाडले पोते को आपसे दूर करने के मंसूबे बना रहे हैं। दादी मुझसे बेहद प्यार करती थी, वो तो मेरी जुदाई को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मुझे कल इनके घर जाकर इन्हें अपनी मजलूमियत की दास्तान सुना देनी चाहिए। मेरा जहन सारी रात इस किस्म के मंसूबे बनाता रहा। जाने क्यों एकदम ही मुझे अपने आसपास की हर चीज़ पर इतना टूटकर बयार आने लगा था कि मैंने आधी रात को उठकर 2 मरतबा अपने बस्ते को चूमकर दोबारा अपनी जगह पर रख दिया था। सुबह हुई तो सारे मोहल्ले में ये चर्चा आम था कि आदि का दाखिला मुल्क के सबसे बड़े कैडेट कॉलेज में हो गया है। सबसे पहले उस्तानी खाला अम्मी को मुबारकबाद देने आई और फिर मोहल्ले वाले और अब्बा के जाने वालों का हमारे रिश्तेदारों समेत तांदा बधा रहा। मैंने अपने मंसूबे के मुताबिक दादी के घर जाते ही इनके गले में बाहें डालकर टसवे बहाना शुरू कर दिए। आपको अपने आदि को देखने के लिए आंखें ही तरस जाएंगी। खूब जी बार का मुझे देख ले, कुछ ही दिनों में मुझे यहाँ से बहुत दूर चले जाना है। दादी ने हड़बड़ाकर जल्दी से पानदान बंद किया। ये क्या कह रहे हो आदि, कहाँ जा रहे हो तो अपनी दादी को छोड़कर? मैंने लोहा गर्म देखकर फौरन अपने चेहरे पर अजली मासूमियत और आंखों में मोटे मोटे आंसू भरकर दादी को अपने बारे में बताया कि किस तरह मेरे घर वाले मेरी रवानगी की पुरजोश तैयारियों में लगे हुए हैं। मेरे लिए तो उन्होंने एक नया सूटकेस भी खरीद लिया है जिसमें वो मेरी ज़रूरत की तमाम चीज़ें डाली जा रही हैं जो बोर्डिंग स्कूल वालों ने अपने खाते में लाने को लिखी हैं। दादी का पारा तो हस्बे तौफीक आसमान को छूने लगा। उन्होंने फौरन माशकी को हुक्म दिया कि जाकर मेरे अब्बा को दादी के हुजूर हाजिर होने का हुक्म सुनाया। चंद लम्हों बाद अब्बा भी अपनी साइकिल घसीटते हुए दादी के घर आ पहुंचे। अब्बा को देखते ही दादी ने वावेला शुरू कर दिया कि इन्हें ज़रा ख्याल नहीं आया मुझ मासूम को घर से इतनी दूर भेजते हुए, और ये कि खबरदार जो किसी ने आदि को फौजियों के स्कूल भेजने की बात भी की तो वहाँ फौजी बच्चों से कैसी मुशक्कत करवाते हैं। हमारा आदि तो पहले इतना नाजुक सा है, इसके खाने पीने का ध्यान कौन रखेगा वगैरह वगैरह। अब्बा खामोशी से दादी की तमाम तकलीफ सुनते रहे। फिर उन्होंने दादी को धीरे धीरे बोर्डिंग स्कूल की तमाम खसूसियात गिनवाना शुरू की तो लगातार आधा घंटा बोलते ही चले गए और फिर आखिर में उन्होंने आखिरी पत्ता भी फेंका जो हमेशा से दादी की कमजोरी था। उन्होंने इंतहाई जज्बाती लहजे में दादी को ये बात याद दिलाई, आज अगर मरहूम दादा जिंदा होते तो अपने पोते आदि को इतने बड़े अदारे में दाखिला मिलने पर शहर का मुंह मीठा करवा देते। और एक दादी है कि बजाय फख्र करने के खुद अपने हाथों से हमारे खानदान को मिलने वाले इतने बड़े अजाद से महरूम करना चाहती हैं। दादा का जिक्र आते ही दादी का सारा गुस्सा जाग की तरह बैठ गया। वो अब्बा को याद दिलाने लगी कि तीसरी जंग अजीम के वक्त जब लोग गाँव में छुपते फिर रहे थे कि गोरे इन्हें लामपार ना भेज दें, दादा ने खुद अपने आप को भर्ती के लिए पेश कर दिया था। मैं दूर बैठा कान लगा इनकी बातें सुनता रहा और दिखावे के तौर पर अब्बा की साइकिल के चैन ठीक करता रहा। दादी की राम कहानी सुनकर मैंने अपना सर पीट लिया कि मैं इन्हें क्या समझाकर आया था और वो किस किस्म के किस्से लेकर बैठ गई हैं। कुछ ही देर में दादी खुद अब्बा को मशवरा दे रही थी कि आदि के लिए आम का अचार तो वो खुद अपने हाथ से बनाकर भेजेंगी, यानी वहाँ स्कूल में फौजियों को आम के अचार बनाना आता भी होगा कि नहीं, और बाकी तो हम मकवी मुरब्बे वगैरह तो हमेशा इनकी अलमारी में पहले से ही पड़े रहते हैं, वो सब थोड़े थोड़े पैक कर देंगी जिन्हें अब्बा मेरे जाने से पहले जरूर लेते जाएं। दादी से मजीद कोई उम्मीद बांधने रखने का अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो पूरी तरह अब्बा के जान से मैं आ चुकी थी और अब मेरी आखिरी उम्मीद राजा का कारामद नुस्खा था। राजा ने मेरी कैडेट कॉलेज जाने की बात सुन रखी थी और वो पहले ही हवास भागता था। बाले और नन्नू एक तरफ बैठे मेरी अकल का मातम कर रहे थे कि उन्होंने मुझसे बेवकूफ आज तक नहीं देखा जो खुद अपनी आज़ादी का दुश्मन हो। गुड और पप्पू ने एक दूसरी खुशनुमा खबर सुनाकर मेरी रही सही सांस भी खींच ली। उन्होंने बताया कि इन्हें बावसूख तरह से पक्की खबर मिली है कि ऐसे बोर्डिंग्स में गलती करने वाले बच्चों को आधी रात को सिर्फ एक निकर में मैदान में खड़ा कर दिया जाता है। मैंने फौरन राजा को जोर से गले लगाकर बींच लिया और भीगी आंखों से अपने तमाम दोस्तों से इल्तिजा की को तो खुदा के लिए मुझे इन वैशी और जंगलियों के चुंगल में ना जाने दे। इन सब की आंखों में भी आंसू आ गए और सबने मिलकर मुझसे वादा किया कि वो मरते मर जाएंगे लेकिन मेरा मुस्तकबिल यूँ बर्बाद नहीं होने देंगे। राजा ने जल्दी जल्दी मुझे फौरन बुखार चढ़ाने के लिए चंद आजमूदा नुस्खे बताए और वो स्कूल से छुट्टी करने के लिए इस्तेमाल करता था। मसलन बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा कुछ मिनट के लिए सर पर रखना, आधी रात को उठकर या ठंडे पानी की पूरी बाल्टी अपने ऊपर अंडेल लेना, छुपकर रात को नीम गर्म पानी से नहाकर जल्दी से कमरे में आकर पूरी रफ्तार से पंखा चलाकर नीचे सिर्फ एक तौलिया पेट कर सो जाना वगैरह वगैरह। मैंने एक के बाद दिगले तमाम नुस्खे आजमा लिए लेकिन 1-2 दिन तक बुखार में तपने के बाद बुखार ठीक हो जाता था और अब तो वैसे भी अम्मी 1-2 मरतबा बुखार चढ़ने के बाद मेरी खुसूसी देखभाल करने लगी, लिहाजा छुपकर ये सब करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। मुझे मुस्तकिल बीमार रहने का तरीका नहीं पता था और दिन थे कि पड़ लगाकर उड़े जा रहे थे। मेरे सामान का सूटकेस बदला जा रहा था, मेरे कपड़े बनवाए जा रहे थे, नए जूते, नया टूथब्रश, नई टूथपेस्ट, और वो भी सिर्फ मेरी, जबकि इससे पहले मेरी, हमारा और बड़े भैया की एक ही ट्यूब होती थी और हमारी इस पर लड़ाई होती थी और इसलिए मैं हमेशा रात को ही ट्यूब छुपा दिया करता था। नई कंघी, नया शीशा, नया जूता, नया जूते वाला ब्रश और पता नहीं क्या क्या। कोई और मौका होता तो मैं खुशी से फट ही जाता और सारी चीज़ों की हिफाजत के लिए जागता रहता कि कहीं हमारा इसमें से कोई चीज़ चुरा ना लेगी। लेकिन इन दोनों में रातों की नींद जुदाई के एहसास से ही उड़ी जा रही थी। सारी रात मैं बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदलते गुजार देता। लम्हा भर को आंख लग भी जाती तो ख्वाब में मैं सिर्फ अपने आप को एक बड़े मैदान में एक निगर में खड़ा पाता और फौरन हड़बड़ाकर उठ जाता। यहाँ मेरा परेशानी और दादी से बुरा हाल था कि मेरी भूख, प्यास और नींद से भी उठ चुके थे और दूसरी जानब वजह आपी थी कि इन्हें मेरे बोर्डिंग में दाखिले का पता चला तो इसलिए मैं हमारे घर दौड़ी चली आई। यह सच्चा भी इनके साथ थे, उन्होंने अब्बा को बहुत मुबारकबाद दी और मुझे खूब प्यार किया। वजह आपी मुझे अपने साथी वापसी पर घर ले गई। शायद उन्होंने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर उदासी महसूस कर ली थी। वहाँ उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे क्या हुआ है। मैंने इन्हें बताया कि मैं कैडेट कॉलेज जाने पर दिल से खुश नहीं हूँ और मैं यहीं रहकर पढ़ना चाहता हूँ अपने दोस्तों के साथ और वजह आपी के पास। मेरी बात सुनकर वजह आपी किसी गहरी सोच में पड़ गई और ऐसा लगा कि जैसे उन्हें वो सब कुछ सुनकर शदीद सदमा हुआ हो।
कुछ देर माहौल पर खामोशी छाई रही, फिर वजह धीरे से बोली, आदि तुम जानते हो कैडेट कॉलेज में पढ़ने का मौका पूरे मुल्क में सिर्फ चंद ही लोगों को मिलता है। मुझे अपने लड़का ना होने का अफसोस सिर्फ इसी एक वजह से है कि मैं लड़की होने की वजह से कैडेट कॉलेज नहीं जा पाई। अगर मैं लड़का होती तो कैडेट बनने के लिए कुछ भी कर जाती, क्योंकि मुझे कैडेट्स बेहद पसंद है। जब मुझे पता चला कि मेरा दोस्त आदि कैडेट कॉलेज जा रहा है कैडेट बनने के लिए, तो तुम नहीं जानते मैं किस कदर खुश हुई थी। सिर्फ ये सोचकर कि अब मेरा आदि कैडेट यूनिफॉर्म में अपनी बड़ी सी तस्वीर मुझे भेजेगा, जिसे मैं अपने कमरे में लगाऊंगी और अपनी सब दोस्तों पर रोब जमाऊंगी कि देखो ये प्यारा सा स्मार्ट मेरा दोस्त आदि है। लेकिन तुमने तो मेरे सारे ख्वाब ही तोड़ दिए। चलो खैर, मैंने तो सोचा था आदि कैडेट बन जाएगा और मोहल्ले के इन बदमाशों की कभी कोई हिम्मत नहीं होगी कि इसकी वजह आपकी तरफ नज़र उठाकर देखने की भी। लेकिन अब और क्या कहूँ, बस जिसमें तुम्हारी खुशी। वजह तो ये सब कहकर चुपचाप उठकर वहाँ से अंदर अपने कमरे में चली गई, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ी मुश्किल में छोड़ गई। कुदरत ने मुझे कैडेट बनकर वजह के करीब आने का एक बेहतरीन मौका फराहम किया था। मुझे ऐसा लगा कि कैडेट बनकर मैं ताहिर भाई का पत्ता भी आराम से साफ कर सकूंगा। लेकिन इन सब को छोड़कर जाना भी तो एक बहुत बड़ा और सबसे कड़ा इम्तिहान था। मैं वहीं वजह आपी के बरामदे में सर झुकाए कितनी देर बैठा रहा। बरामदे की सारी धूप सिरक कर छत की मुंडेर की जानिब चली गई। शाम को अपने घरों की जानिब लौटते हुए परिंदों की चहकार से आंगन गूंजने लगा और मेरा जिस्म शाम की सर्दी से कपकपाने लगा था। वजह आपी अपने कमरे से किसी काम से बाहर निकली तो मुझे अभी तक वहीं बैठे देखकर चौंकी। अरे आदि, तुम अभी तक यहीं बैठे हो, घर क्यों नहीं गए? मैंने नज़रें उठाकर इनकी जानिब देखा। वजह आपी ने बड़ी सी काली शाल लपेट रखी थी, जिसमें हंसपे मुमूल इनका गुलाबी चेहरा दमक रहा था। मैं इनके सामने जा खड़ा हुआ। मैंने फैसला कर लिया है, मैं कैडेट कॉलेज जाऊंगा पढ़ने के लिए। वजह आपी का चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने हाथ बढ़ाकर मेरे सारे बाल बिखेर दिए और एक ज़ोरदार नारा लगाया, आदि जिंदाबाद। मैं और वजह आपी दोनों ही ज़ोर से हंस दिए। सारी कायनात हमारे साथ हंस पड़ी।